और आइए आपको अब पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट को 1 साल से ज्यादा हो गया है। वहीं अगले साल फरवरी में देश में आम चुनाव करवाने की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन इन चुनावों को टालने की पूरी कोशिश भी हो रही है। इस बार अंतरिम सरकार या इसके मुखिया मोहम्मद यूनुस समय पर चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समर्थन दे रहे दलों और संगठनों ने अब चुनाव टालने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का बहाना खोज निकाला है। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अगले साल फरवरी में आम चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन बीच बीच में इसके खिलाफ गर्माती राजनीतिक हलचल अनिश्चितता को जन्म दे देती है। सरकार ने ऐसी अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर दोहराया है कि अगले साल फरवरी में चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। यूनुस प्रशासन में कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि चुनाव कराना सरकार का काम है, न कि किसी राजनीतिक दल का। इससे पहले नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं ने महत्वपूर्ण सुधारों और अंतरिम सरकार की ओर से शुरू किए गए मुकदमों के पूरा हुए बगैर अगले साल फरवरी में चुनाव होने की संभावना को खारिज कर दिया था। नजरुल चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी को राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हैं। सरकार की खराब होती छवि को बचाने के लिए चुनाव आयोग के आला अधिकारी भी सामने आए और आम चुनाव के लिए कार्य योजना इसी सप्ताह के भीतर घोषित करने का भरोसा दिलाया। इतने बड़े सरकारी स्तर पर किए गए दावों ने चुनाव जल्द कराने का विरोध करने वाली जमाते इस्लामी को लगा कि अब इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग उठाकर रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही है। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने जमाते इस्लामी की इस मांग का कड़ा विरोध किया है। बीएनपी का कहना है कि देश के लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आदी नहीं हैं, इससे जनता के लोकतांत्रिक अधिकार भी हासिल नहीं होंगे। बीएनपी का कहना है कि बांग्लादेश में राजनीतिक और आर्थिक संकट से निकालने का एकमात्र रास्ता स्वीकार्य चुनाव प्रणाली है। सिर्फ जमाते इस्लामी ही नहीं, नेशनल सिटीजन पार्टी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और कई अन्य इस्लामी पार्टियों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। जमात तो अपनी मांग को लागू कराने के लिए सड़कों पर उतरने की भी तैयारी कर रही है। जानकारों को मानना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तरफ जाने से राजनीतिक दलों के बीच विवाद का कारण बन सकता है। हालांकि इसका उद्देश्य व्यापक राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, लेकिन अस्थिर राजनीतिक इतिहास वाले बांग्लादेश में अस्थिरता का खतरा और बढ़ सकता है। दरअसल वर्तमान फर्स्ट पोस्ट द फर्स्ट प्रणाली के तहत ही अक्सर 2 दलीय प्रणाली या एक प्रमुख पार्टी सरकार को नियंत्रित करती है। वहीं प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। इस प्रणाली में छोटे दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने और प्रमुख दलों के स्थापित प्रभुत्व को चुनौती देने का अवसर बढ़ जाता है। सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भारद्वाज, विदेशी मामलों के जानकार हैं, SIS JNU से हैं, उनसे हम बात करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, बहुत मुश्किलों के बाद जो बांग्लादेश का अंतरिम सरकार वहां पर है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उन्होंने चुनाव करवाने की घोषणा की फरवरी में, लेकिन अब वहां पर देख रहे हैं कि जमात की बात करें या दूसरे दलों की बात करें जो यूनुस को समर्थन करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको और पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं। आनुपातिक प्रणाली का बहाना उन्होंने खोज लिया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बात सही है चंद्रशेखर जी की। आप ये देखिए कि बांग्लादेश में 2 राजनीतिक दल जिनका पैन बांग्लादेश में जिसका प्रेजेंस है, वो एक अवामी लीग रही है और दूसरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी रही है। इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जन आंदोलन या बाद में अपनी नीतियों के माध्यम से अवामी लीग को तो रेस से बाहर कर ही दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसकी नेता को एक तरीके से एग्जाइल में है। और दूसरी जो राजनीतिक दल है जिसका बहुत बड़ा आज अभी भी एक मैंडेट उसके पास में है और समर्थन है, वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और इनको ये बात पता है कि जितना जल्दी इलेक्शन होगा उतने ही बड़े भारी बहुमत से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो जियाउर रहमान खालिदा जिया की जो पार्टी रही है, वो सत्ता में काबिज हो जाएगी। और जो अभी राजनीतिक दल जो बने हैं नए, खासकर जो किंग्स पार्टी बनी है NCP, वो बेसिकली मोहम्मद यूनुस और जो भी सत्तारूढ़ जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके आशीर्वाद से ये पार्टी बनी है। और वो उसका कोई
अभी तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, साथ ही साथ उसका कोई बांग्लादेश का बांग्लादेश का कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई उसका ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेस नहीं है, संगठन नहीं है, ग्रास रूट लेवल की कोई उनकी पकड़ नहीं है। तो वो ये नहीं चाहते कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो बीएनपी सत्ता में आ जाए। तो यहाँ पर जो एनसीपी है और जो इस्लामिक पार्टी है, खासकर जमात इस्लाम, क्योंकि जमात इस्लाम को भी लेजिटिमेसी क्राइसिस रहा है, बहुत सालों से जमात इस्लाम पर प्रतिबंध रहा है। तो ये जो दो राजनीतिक दल हैं जिनका अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जनता में प्रेजेंस नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो चाह रही है कि एक टाइम बाइंग स्ट्रेटजी के माध्यम से चुनाव को डिले कराना चाह रही है। और चूंकि वो सत्तारूढ़ इंटरिम गवर्नमेंट को भी समर्थन दे रही है, तो उनकी बातों में आ रहे हैं। लेकिन और इससे क्या हो रहा है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है। वो रिफॉर्म्स के नाम पे, या आप ये कहिए कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जैसी चीजों को लाके वो जो संविधान सुधार की बात कर रही है, जहां पर संसद की बात है, अभी वहां यूनिकैमरल संसद है, जातीय संसद है, वहां पे वो बाइकैमरल बनाने की बात कर रही है कि 2 सदन हो सदन में, और कई तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की बात कर रही है। तो एक तरीके से जो फरवरी में एक दबाव पड़ रहा है बांग्लादेश की जनता के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से, कि जितना जल्दी से जल्दी चुनाव करा के वहां पे लोकतांत्रिक सरकार आए, उसको एक डिले करने का, उसको आगे खिसकाने का एक संजय जी, टेंडेंसी है। ऐसे में क्या माना जाए? एक तरफ तो जो बड़ा राजनीतिक दल था आवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी थी, उसके ऊपर तो बैन लगा दिया। अब बीएनपी वहां पर काफी स्ट्रांग होकर उभर रही है। तो ये जो दल डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को समर्थन करते हैं। तो क्या माना जाए, पर्दे के पीछे कौन खेल कर रहा है इसमें? देखिए, बिल्कुल आपने जब पर्दे के पीछे की बात कही तो ये बात मान के चाहिए कि जो वहाँ पे कोलैबोरेटर्स थे, आप ये मान, जो जमात इस्लाम, अल बदर, अल शाम, रजाकास, जो एक और पाकिस्तान समर्थित जो एक ताकत बांग्लादेश में मजबूत रही है, वो पर्दे के पीछे से सारा गेम कर रही है। और वही जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूट्रल स्टूडेंट्स थे, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़े, उन स्टूडेंट्स का भी इस्तेमाल कर रही है। और वो ये जानते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये जिस तरीके से जमात और पाकिस्तान के बीच में जो नेक्सस हुआ, उनको उनका एक मोहरा बन के अपना इनके हितों की पूर्ति कर रहे हैं। तो बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। और जो 1971 में जो बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ जो शक्तियां थी, वो शक्तियां आज बांग्लादेश में सक्रिय हैं, और वो मोहम्मद यूनुस को सत्ता में रहने के लिए उसको एक तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, और इस तरीके के खेल कर रही है। ये बांग्लादेश की शांति के लिए भी ठीक नहीं है। ये बांग्लादेश का जो लोकतंत्र का एक सेक्रीफाइस हुआ था 1971 की जो स्प्लिट थी, उसके लिए भी ठीक नहीं है। और ये पूरे दक्षिणी एशिया में जिस तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, कट्टरपंथ बढ़ेगा, जो माइनॉरिटी और लिबरल जो मुस्लिम्स हैं उन पे अत्याचार बढ़ेंगे, और एक माइग्रेशन जैसी समस्याएं आएगी। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और बांग्लादेश में जो एक इलेजिटिमेट अभी गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसका मैंडेट था सिर्फ चुनाव करा के और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता देना था, मुझे लगता है कि इस पे संज्ञान लेके और वहां पे लोकतंत्र लाना चाहिए। इस इंटरिम सरकार का एजेंडा वहां पे लोकतंत्र का स्थापना नहीं है, अपने एजेंडाज को, इस्लामाइजेशन को, बांग्लादेश के एजेंडा को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान के विचार को बढ़ाना है, और और जिन्ना को एक तरीके से राष्ट्रपिता घोषित करने की तरफ एक अग्रसर बढ़ रहे हैं। मुझे ये चिंता का विषय है बांग्लादेश की जनता के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस 1971 में किया, और उन्होंने लोकतंत्र की बात कही थी, सेकुलरिज्म की बात कही थी, बंगाली राष्ट्रवाद की बात कही थी। वो विचार धुंधला पड़ता दिखाई दे रहा है, और इस्लामिक राष्ट्रवाद। संजय जी, यहाँ पर सवाल ये आता है कि मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि वो फरवरी में ही चुनाव कराएंगे, लेकिन जिस तरह की वहां पर राजनीति शुरू हो गई है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस बिल्कुल ईमानदारी से बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके की नीतियां लेके आए, और जो सबसे बड़े राजनीतिक दल को बैन कर दिया, और जिस तरीके से जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, और एनसीपी भी लेजिटिमेसी दे रही है। तो उनकी नियत में तो मुझे लगता है कि उनके पीछे कोई ये जो कट्टरपंथी ताकतें वही काम कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आर्मी चीफ है वॉकर, उन्होंने भी स्टेटमेंट अभी दिया है कल,
कल कि हम वहां पे चुनाव कराएंगे और आर्मी के गाइडेंस में चुनाव होगा। अब आर्मी के गाइडेंस में चुनाव होगा तो वो किस राजनीतिक दल यानी कि -1 और -2 वाला जो फॉर्मूला था 2007 में, मुझे लगता है अभी भी वो किसी राजनीतिक दल को ही आगे बढ़ाने का काम करेगा। कितना लोकतंत्र की रक्षा आर्मी कर पाएगी, एक देखने वाला विषय, क्योंकि आर्मी ने वहां पे रूल किया है। लोकतंत्र का खात्मा 1975 में हुआ, लेकिन अभी आर्मी ठीक स्थिति में चल रही थी। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं आर्मी चीफ की ओर से, चाहे वो वहां पर जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसको लेकर के हों या चुनावों को लेकर के हों, कहीं ना कहीं संजय जी ये आभास होता है कि आर्मी और अंतरिम सरकार के बीच में सब कुछ सही नहीं है, कुछ तनाव है। बिल्कुल सही बात कही कि आर्मी और इंटरिम सरकार के बीच में बहुत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आर्मी को बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि आप इस तरीके के जो दमन कर आप जनता और मॉब लिंचिंग हो रहा है उसको आप खत्म कीजिए, ज्यादा जल्दी से जल्दी चुनाव, क्योंकि आर्मी को भी अंदेशा है कि ये डिले टेंडेंसी और टाइम बाइंग कर रहे हैं और एनसीपी या जो जमात है उसके अपने उनकी पहुंच को जनता तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी फोर्सफुल कोर्स के माध्यम से। तो आर्मी उसको एंडोर्स नहीं कर रही है। आर्मी चाह रही है कि वहां पर अभी जो जिस तरीके से लोकतंत्र की बात कही थी, तो लोकतांत्रिक सरकार आनी चाहिए। ठीक है संजय जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।